एंगल ट्रिग्नोमेट्री का एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये 9th से लेकर 11th-12th तक सब में काम आता है। आज बहुत ज़्यादा बात न करते हुए सीधे चैप्टर पर आते हैं, एंगल्स। सबसे पहले एक सिंपल सी बात ऐसे समझ लें कि अगर कोई दो लाइंस जो कि एक दूसरे को कट करती हैं, अगर दो लाइंस हैं जो कि एक दूसरे को कट करती हो और उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंटर मानते हुए कई एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाए जाए, ऐसे सर्कल जिन सभी का सेंटर सेम हो लेकिन उनकी रेडियस अलग अलग हो। तब ऐसी पोजीशन में एक बहुत ही स्पष्ट बात दिखाई देती है और वो ये कि अगर रेडियस कम है तो उन दोनों सर्कल के बीच का आर्क कम है और जैसे ही उनकी रेडियस बढ़ जाती है तो हम ये देखते हैं कि उन दोनों लाइंस के बीच सर्कल का जो आर्क कवर होता है वो भी ज्यादा हो जाता है। और इसी से हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि अगर हम ऐसे ही कोई तीसरा सर्कल भी बना लें तो उस सर्कल में भी जो आर्क होगी वो उसकी रेडियस के अकॉर्डिंग ही बढ़ जाएगी। इसका माने हमें सबसे पहले एक फार्मूला मिल जाता है और वो क्या है कि किसी भी सर्कल में जो आर्क होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके रेडियस के। अब अगर कोई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब हम जब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो ऑब्वियस है कि वहां पर कोई एक कांस्टेंट यूज होता है और उसी कांस्टेंट को हम एंगल कहते हैं। इसका मतलब यहां से हमें जो सबसे पहला फार्मूला मिल जाता है एंगल का वो एक सिंपल फार्मूला होता है, एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी स्थिति में हम इसे सर्कुलर मीजर यानी एक वृत्तीय माप भी कहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस जो कि इंटरसेक्टिंग हो और अगर हम ये कहते हैं कि ये एंगल इनके बीच का 30 डिग्री है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग 30 डिग्री मार्क करने वाली लाइन यहां बनाई है या यहां बनाई है। इसका मतलब ये जो सर्कुलर मीजर का हम रेशियो देखते हैं ऑलवेज कांस्टेंट होता है और इसी कांस्टेंट को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कहते हैं और एंगल नाम देते हैं। अब यहाँ एक और छोटी सी बात होती है वो भी जल्दी से समझ ली जाए, आर्क। इसका माने अगर मैं इस आर्क को कैलकुलेट करूं तो ऑब्वियस है कि एक लेंथ है और इसको या तो मीटर या सेंटीमीटर या और भी आगे भी आप बता सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम रेडियस को कैलकुलेट करें तो रेडियस भी मीटर या सेंटीमीटर या इसी तरह से और भी आगे कैलकुलेट हो सकती है। इसका मतलब एमकेएस सिस्टम के हिसाब से तो ये दोनों के जो मानक होंगे, स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सेम होंगे। तब ऐसी स्थिति में इस एंगल को बताए जाने का मतलब क्या हुआ? क्या केवल ये कह देना एनफ है कि 15 एंगल है? नहीं, इसलिए हमें इस एंगल में इसकी एक यूनिट चाहिए होती है और उस यूनिट को हम रेडियन, जो सबसे पहली प्राइमरी यूनिट होती है, उसे रेडियन कहते हैं। इसका माने ये जो सी है ये सर्कल शब्द से लिया जाता है और जो रेडियन का साइन होता है वो सी से बनाया जाता है। यहाँ एक बार मैं फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस कर दूं, वो इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं एंगल का ये फार्मूला यूज करूंगा कि एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, तो इससे जो भी आंसर हम लिखेंगे एंगल का उसमें जो हम उसका यूनिट यूज करेंगे वो ऑलवेज रेडियन होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक छोटी सी बात यहां और आती है, उसे और ध्यान दिया जाए। एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। कोई भी एक सर्कल जहां से शुरू होता है अगर वो वहीं खत्म हो जाए तब ऐसी स्थिति में उसका पूरा सरकमफेरेंस कवर हो रहा होता है। और अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये आर्क है तो इसका माने किसी दूसरी लाइन के लिए ये भी आर्क होगी और किसी तीसरी लाइन के लिए ये भी आर्क होगी। तब ऐसी स्थिति में इस पूरे सर्कल का बन सकने वाला एंगल जिसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। इस कंप्लीट एंगल को लेकर के अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि अगर
किसी कंप्लीट एंगल के 4 इक्वल पार्ट कर दिए जाएं, यानी 2 परपेंडिकुलर लाइंस के रिस्पेक्ट में हम लोग इसके 4 इक्वल पार्ट कर दें, तब ऐसी स्थिति में हम इसको 2 तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक, क्या मैंने वो जो रोटेशन लिया है उसे एंटी क्लॉकवाइज लिया है, या फिर वो जो रोटेशन हम ले रहे हैं क्या वो क्लॉकवाइज ले रहे हैं, और इस सेंस के आधार पर हम एंगल में साइन डिसाइड कर देते हैं। इसका मतलब अगर हमारे द्वारा लिए जाने वाला रोटेशन एंटी क्लॉक सिस्टम, तब इस स्थिति में हम उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि जो एंगल है वो 15 रेडियन का है, तो इसका मतलब उसके साथ पॉजिटिव साइन है, और अगर पॉजिटिव साइन है तो उसको नापते समय उसको घुमाने की डायरेक्शन हमें हमेशा एंटी क्लॉक लेनी चाहिए। तो इसी का वाइस वर्सा। अब अगर वो एक क्लॉकवाइज सिस्टम है, उसको रोटेट करने के लिए हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में उस एंगल का लिए जाने वाला साइन नेगेटिव होगा। मैं अभी इस पर और भी बात करूंगा थोड़े समय बाद, लेकिन अभी प्राइमा फेसी सबसे पहले जल्दी से इसकी समरी खींच दी जाए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एंगल क्या होता है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री आगे जाकर एंगल पर बेस होती है। तो एंगल, जब भी कोई 2 स्टेशनरी लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हैं, उस जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको अगर सेंटर मान करके कई एक सर्कल बनाए जाए, तो हर सर्कल की रेडियस अलग अलग होगी, और हम ये देखते हैं कि उन सर्कल्स के बीच, उन दोनों लाइंस के बीच का पार्ट जिसे हम आर्क कहते हैं, वो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाती है आर्क भी बढ़ता जाता है। इसका माने यहां से हमें सबसे पहला पॉइंट मिलता है, और वो एक फॉर्मूला जो मुझे याद रखना चाहिए कि ऐसे सभी सर्कल में जो आर्क होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस सर्कल की रेडियस की। इसका माने हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं, एंगल लगा देते हैं, और एंगल का एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, इट इज आर्क अपॉन रेडियस। सीधी समरी में आर्क अपॉन रेडियस यानी एंगल है तो एक यूनिट भी होगी, और उस यूनिट को प्राइमरी यूनिट जो हम इस फार्मूले से पाते हैं वो पहली यूनिट हम रेडियन कहते हैं। रेडियन का साइन सी होता है, जिसको हम हमेशा ऊपर की तरफ लगा देते हैं। इसके बाद अब आ जाता है कि सर्कल पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बनता है। वो होता है सर्कल के घुमाने के तरीके को। इसका माने अगर हम लोग मार्क करते समय उस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब उसका एंगल का साइन पॉजिटिव होता है, और अगर हम उसको नेगेटिव साइन पर घुमाते हैं, अगर हम उसे क्लॉकवाइज सिस्टम में घुमाते हैं तो उसका साइन नेगेटिव होता है। अगली बात, एक बार फिर से कंप्लीट एंगल पर आते हैं। इसका मतलब मैंने भी जैसा ये बताया था कि अगर हम 2 परपेंडिकुलर लाइंस ले लें और उन लाइंस के रेस्पेक्ट में इस सर्कल को तैयार करें, तब सर्कल 4 इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है। ऐसी स्थिति में अगर हम इसका रोटेशन क्लॉकवाइज सिस्टम से लें, तब क्लॉकवाइज में सबसे पहले आने वाले पार्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसी तरह से दूसरे पार्ट को हम सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरे पार्ट को हम थर्ड क्वाड्रेंट, और चौथे पार्ट को हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में ऐसे कहा जाए, जैसे एक क्वेश्चन है और वो आपसे ये कहता है कि माइनस का कोई भी एक एंगल दिया जाता है और उसके बारे में वो ये पूछता है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जहां पर भी वो हमको मिलेगा हम उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर देंगे। हम यानी ऐसे घुमाने में अगर वो यहां आ रहा है तो सेकंड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको थर्ड ही, क्योंकि जब भी ये क्वाड्रेंट पढ़े जाते हैं तब इनका एक प्रिंसिपल बना दिया गया है, और वो प्रिंसिपल ये है कि इनको हमेशा एंटी क्लॉक के अकॉर्डिंग ही पढ़ा जाना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक और बात, ऐसी स्थिति में हम लोग जब इन यूनिट्स को पढ़ते हैं तो रेडियन के बाद इनमें कुछ और यूनिट्स भी बनती हैं, और एक एक करके हम उन यूनिट्स को समझते हैं। जैसे सबसे पहले
अगर हम उसके किसी एक पार्ट को 100 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दें, इसका माने मैंने पूरा सर्कल नहीं लिया, उसका केवल एक पार्ट, एक हिस्सा लिया, एक क्वाड्रेंट लिया है, और इस क्वाड्रेंट को ऐसे ब्रेक किया है कि इसके 100 पार्ट कर दिए जाए। तब ऐसी स्थिति में इसका एक पार्ट ग्रेड कहलाता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब मैं बात ये कर रहा हूं कि केवल इसके एक पार्ट की। इसका माने यहां से यहां तक का ये पार्ट, यानी टोटल एक क्वाड्रेंट लिया, फिर उस क्वाड्रेंट के 100 बराबर भाग कर दिए, उनमें से एक पार्ट को हम लोग ग्रेड कहते हैं। इसका माने सिंपल वी कैन से कि ग्रेड एक तरह से यहां पर क्या हो जाता है कि इट इज द वन पार्ट, एक उसका पार्ट है। जो हम लोगों ने 100 पार्ट किए हैं, उसका एक पार्ट जो होता है वो ग्रेड होता है। अब जरा दोबारा ध्यान दें, इसका मतलब अगर 100 पार्ट ये हैं तो 100 पार्ट ये भी होंगे, और 100 पार्ट ये भी होंगे, और 100 पार्ट ये भी होंगे। इसका माने जब हम कंप्लीट एंगल की बात ग्रेड सिस्टम में करते हैं तो ये टोटल, अब हम यहां से इसको पढ़ते हैं कि 400 ग्रेड बन जाता है। यहां से क्वेश्चन राइज करता है, और वो क्वेश्चन ये रेस करता है कि क्या जब हमने इसको पहले रेडियन कहा था तो क्या ग्रेड और रेडियन में कोई आपस में रिलेशन हो सकता है? तो जरा उसकी बात करते हैं। जैसा कि स्टार्ट पे हमने कहा कि कंप्लीट एंगल का मतलब होता है कि एक पूरा सर्कल ले लिया जाए। इसका माने अगर हम बेसिक फॉर्मूले पर ध्यान दें तो कंप्लीट एंगल का मतलब हम पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं, तो आर्क, अब जो आर्क है वो सर्कल की सरकमफेरेंस हो जाएगी। और सर्कल तो वही रहेगा, इसका माने रेडियस। अब हम लोग मेंसुरेशन से ये जानते हैं कि किसी भी सर्कल में उसकी सरकमफेरेंस 2 पाई आर होती है। इसका माने और ज्यादा ध्यान दें तो हम यहां से ये जान जाते हैं कि रेडियन सिस्टम में अगर एक पूरे सर्कल का एंगल कहा जाए तो वो 2 पाई रेडियन होता है। अब अगर ये 2 पाई रेडियन है तो यहां से हमारे पास वो कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन बिटवीन ग्रेड एंड रेडियन। तो ध्यान दिया जाए, हम लोगों ने एक पूरे सर्कल का एंगल, पूरे कंप्लीट एंगल 400 ग्रेड पाया था, जबकि रेडियन में उसको पाया था 2 पाई रेडियन। इसका माने 2 पाई रेडियन और 400 ग्रेड एक्चुअली एक ही एंगल है। और अगर एक ही एंगल है तो हमें सबसे पहला रिलेशन मिलता है पाई रेडियन हमेशा 200 ग्रेड के इक्वल होता है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनने वाले? क्वेश्चन एक सिंपल बनेगा कि एक क्वेश्चन ग्रेड में देगा और कहेगा रेडियन में चेंज करो, या रेडियन में देगा कहेगा ग्रेड में चेंज करो। जैसे एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, मान लीजिए वो किसी क्वेश्चन में कहता है चेंज इन ग्रेड सिस्टम, और यहां पर 2 क्वेश्चन कोई मेरे को दे देता है। एक कहता है इट इज पाई बाई 4 रेडियन, और दूसरे में कह देता है इट इज 2 पाई बाई 3 रेडियन। जैसे अब इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन मेरे से दे किस में रहा है, रेडियन सिस्टम में, और चाहता किस में, ग्रेड में। तो क्या मुझे ये रिलेशन याद है? और अगर ये रिलेशन याद है तो सबसे पहले हम स्टार्ट इसी से करते हैं कि 1 पाई रेडियन 200 ग्रेड के इक्वल होता है।
यूनिटरी मेथड लगाइए, सिंपल बाई 4 है, इसका मतलब इसको दोनों ओर 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तो यार जब इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 50 ग्रेड। कोई ऐसा टफ तो नहीं है, आसान है, स्टार्ट है, पहला लेक्चर है, सरल भी होगा। और इसी तरह से अब ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद करिए, या ऐसे तमाम क्वेश्चन आप बना करके कर सकते हैं। ऐसे ही ये भी पॉसिबल है कि कोई क्वेश्चन हमें ग्रेड में दिया जाए, जैसे वो हमसे ये कहता है कि 70 ग्रेड है और उसको चाहता है कि आप रेडियन सिस्टम में चेंज कीजिए, तो बात कोई नई नहीं हुई, बात यही हुई, बस जब हम इसका स्टार्ट लेंगे तो 200 ग्रेड की तरफ से शुरू करेंगे। हम जानते हैं 200 ग्रेड जो है वो 1 पाई रेडियन के इक्वल होता है। इसका माने यार अगर हम 1 ग्रेड की वैल्यू निकालें तो ये पाई बाई 200 रेडियन हो जाएगा। और मुझे जरूरत की सिंपल यूनिटरी मेथड है यार, इसका मतलब हम दोनों और अगर 70 को मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से यार काट पीटने के बाद ये क्या बचने वाला है, 7 पाई बाई 20, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो प्राइमा फेसी इस 2 मिनट या 4 मिनट के दौरान हम लोगों ने क्या सीखा कि सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हम किसी एंगल की बात करें तो एंगल में सबसे पहली यूनिट होती है रेडियन, दूसरी यूनिट होती है ग्रेड। ग्रेड कैसे बनाई गई कि अगर हम किसी कंप्लीट एंगल को 2 परपेंडिकुलर लाइंस के रेस्पेक्ट में देखें तो 4 इक्वल पार्ट्स बनते हैं, हर पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। क्वाड्रेंट बोलते वक्त हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम से ही उसको देखना चाहिए, यानी अगर हम किसी को सेकंड क्वाड्रेंट कह रहे हैं तो हम ऐसी स्थिति में उसको एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम में देखेंगे और अगले पार्ट पर जो आएगा उसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। ग्रेड अगर हम उसके किसी एक क्वाड्रेंट को लें और 100 इक्वल पार्ट्स कर दें, 100 उसके इक्वल पार्ट कर दें, तो उसका जो एक पार्ट होता है उसे एक ग्रेड कहते हैं। इसका माने ये हुआ कि अगर हम पूरे कंप्लीट एंगल को देखें तो 100, 100, 100 और 100 यानी इट इज 400, तो इसका माने जो कंप्लीट एंगल होता है वो ग्रेड सिस्टम में 400 ग्रेड के इक्वल होता है। जबकि रेडियन में उसकी समरी हमने क्या पढ़ी कि अगर कंप्लीट एंगल है इसका माने पूरा सर्कल है, और अगर पूरा सर्कल है तो सर्कमफेरेंस अपॉन रेडियस। किसी सर्कल की सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, रेडियस टू रेडियस कैंसल, तो ये 2 पाई रेडियन हो गई। और यहां से हमको रिलेशन मिला था कि पाई रेडियन हमेशा 200 ग्रेड के इक्वल होता है। दैट मीन सिंपल क्वेश्चन है कि वो मुझसे ये कहेगा ग्रेड से रेडियन में बदलो या रेडियन से ग्रेड में बदलो। अब इसके बाद पढ़ते हैं रेडियन और अगले यूनिट। ये अगली यूनिट डिग्री यूनिट है, जो कि आज हम जो भी पढ़ाई करते हैं आज के सिस्टम में वो सारी डिग्री पर पढ़ते हैं। तो वो कैसे होता है जरा उसको देखा जाए। अब इसके बाद जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्री, जैसा भी मैं बता रहा था कि डिग्री पर आज का पूरा कैलकुलेशन हमारा, रेडियन भी किनारे हो गया, बहुत कम यूज होता है, ग्रेड तो यूज ही नहीं होता। कंपटीशन के क्वेश्चन में कभी कभार ग्रेड के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मोस्टली यूज जो है वो डिग्री का। अब डिग्री की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली जब हम लोगों ने किसी चीज को ग्रेड सिस्टम में पढ़ा और उसके 100 इक्वल पार्ट किए गए, तब जो प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में उसको कन्वर्ट किया गया तो जो आंसर आते थे खासतौर से पृथ्वी के रोटेशन से रिलेटेड, उनमें डिफरेंस आने लगा। तब ये समझ में आ गया कि इसका मतलब 100 इक्वल पार्ट कर लेने पर उसका जो आंसर है वो मैच नहीं करा जाएगा। धीरे धीरे इनको चेंज करा गया, प्रैक्टिकली चेक किया गया, फिर एट लास्ट आकर के 90 डिग्री पर इस चीज को ये पाया गया कि अगर उसके 90 पार्ट किए जाए तो जो आंसर आता है वो लगभग एक्यूरेसी के नजदीक होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर अब यहाँ पर दोबारा इस पर फिर एक बार पढ़ते हैं कि अगर हम उसका कोई एक क्वाड्रेंट ले लें, उस क्वाड्रेंट के इस बार 90 इक्वल पार्ट्स करें, यानी जैसे पिछली बार हम लोगों ने 100 पार्ट किए थे, अब 100 ना करके उसके 90 पार्ट्स करते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो जो एक पार्ट उनके बीच का होता है उसे 1 डिग्री कहा गया। यहां पर प्लीज एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि डिग्री के लिए हम लोगों ने जो साइन यूज किया वो पूरा सर्कल बना दिया ऊपर की ओर,
वहां पर एक सर्कल बना दिया, ये डिग्री का साइन हो गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 90 इक्वल पार्ट्स है तो दैट मीन्स एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का बनता है यार। तो इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट कितने हो गए? तो 90 ये रहा, 90 ये रहा, 90 ये रहा और 90 ये रहा। तो दैट मीन्स डिग्री सिस्टम में अगर हम कंप्लीट एंगल की बात करें तो वो 360 डिग्री बनता है। इसका माने यहां से फिर एक क्वेश्चन आता है कि अब रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो अब जैसा कि हम कंप्लीट एंगल पढ़ चुके थे कि एक कंप्लीट एंगल अगर रेडियन सिस्टम में पढ़ा जाए तो 2 पाई होता था, और उसी को जब हम लोगों ने डिग्री सिस्टम में पढ़ा तो 360 डिग्री है। इसका मतलब यहां से एक रिलेशन और मिल जाता है कि एक पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। फाइनली हम इस बात को ऐसे अब याद रख सकते हैं कि एक पाई रेडियन 180 डिग्री और 200 ग्रेड के इक्वल होता है। इसका माने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जब क्वेश्चन हमें ग्रेड में दिया जाएगा और हमें ग्रेड से कहेगा डिग्री में चेंज करो, या हो सकता है कि क्वेश्चन डिग्री में दे और कह दे रेडियन में चेंज करो, रेडियन में दे डिग्री में चेंज करने को कहे, रेडियन में दे ग्रेड में चेंज करने को कहे। तो इनमें से वो करस्पॉन्डिंग रिलेशन उठा लेंगे और उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल केवल इस पर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में वो ये कहता है कि 40 डिग्री का एंगल है और वो तुमसे ये कह रहा है कि आप इसको चेंज कीजिए। पहले पार्ट में कहता है कि रेडियन में चेंज कीजिए और दूसरे पार्ट में कहता है कि ग्रेड में चेंज कीजिए। जब वो कह रहा रेडियन में चेंज कीजिए तो हमें रिलेशन वो लेना पड़ेगा जो कि डिग्री और रेडियन को बताता हूं। हमें दिया है जो हम पहले से जानते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है। फिर यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। इसका मतलब 1 डिग्री पाई बाई 180 हो जाता है। लेकिन हमें जरूरत किसकी है? 40 डिग्री की। तो दोनों ओर हम 40 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका माने पाई अपॉन 180 इंटू 40 हो जाता है। अब यार ये सब काटपीट कर लो तो ये 2 पाई बाई 9 आ जाना चाहिए। और अगर ये 2 पाई बाई 9 आ गया तो इसका मतलब हम इसको सिंपल ये बता सकते हैं कि जो 40 डिग्री है वो 2 पाई बाई 9 के रेडियन के इक्वल होती है। इसी तरह से सेकंड पार्ट, अब वो कह रहा है कि डिग्री है लेकिन ग्रेड में चेंज करो। तो यहां से फिर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसका करस्पॉन्डिंग रिलेशन 180 डिग्री इक्वल 200 ग्रेड हो जाता है। बाकी का कैलकुलेशन एडिटी सिमिलर है, आप कर लीजिए, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं है जिसमें बहुत टाइम बर्बाद किया जाए। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, इसमें बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, पर स्टार्ट इसी से मिलता है। तो जो हमने प्राइमा फेसी यहाँ पर इन 3 मिनट या 4 मिनट के दौरान सीखा है वो क्या है कि अगर हम इस फर्स्ट क्वाड्रेंट या किसी भी क्वाड्रेंट के 90 इक्वल पार्ट्स कर दें तब उसका एक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। इसका मतलब चारों क्वाड्रेंट को अगर हम देखें तो जो कंप्लीट एंगल बनेगा वो 360 डिग्री होगा। पहले से हम जानते हैं कि रेडियन में ये 2 पाई रेडियन होता था। इसका मतलब यही इनके बीच का रिलेशन हो जाता है जो कि काटने पीटने के बाद 1 पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री के इक्वल है। यानी ये फाइनल रिलेशन ग्रेड, डिग्री और रेडियन के बीच आ जाता है। इसका माने जो भी क्वेश्चन जिसमें भी चेंज करना चाहे हम कर सकते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन क्या आती है, हम लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। वहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट और भी ध्यान दिया था कि ये फॉर्मूला जब भी लगाया जाता है तो मुझे ये याद रखना होगा कि हमारे आंसर जो एंगल के आएंगे वो रेडियन में आएंगे। इसका मतलब अगर क्वेश्चन कुछ उल्टा हो जिसमें एंगल दिया हो या आर्क पूछे या रेडियस पूछे तो हमको ये जरूर ध्यान देना होगा कि फार्मूला लगाने से पहले हम उसको दिए हुए एंगल को रेडियन में बदल चुके हैं या नहीं,
अगर वो रेडियन में नहीं दिया। जैसे हो सकता है कि क्वेश्चन हमें घुमाने के लिए ग्रेड में दे दे, तो हम इस रिलेशन का यूज करके पहले उसे ग्रेड से रेडियन में लाते हैं, तब फॉर्मूला लगाते हैं। इसी तरह हो सकता है वो क्वेश्चन डिग्री में दे दे, तो भी हम लोग पहले एक काम करते हैं कि उसको चेंज करते हैं और तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब एक काम करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसको समझने के लिए। अब एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, उसमें कॉर्ड है और वो कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की है। आगे कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। एक ही क्वेश्चन में कई चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो पेरीमीटर पूछ रहा है, माइनर सेक्टर पूछ रहा है, कॉर्ड शब्द यूज कर रहा है, तो हमें ये सारी चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके पॉइंट्स पर बात करेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए प्लीज इसको पहले इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। फर्स्ट, जैसे ही हम एक सर्कल बनाते हैं और हम ये कहते हैं कि सर्कल पर हमें एक कॉर्ड खींचनी है, जैसे ये सर्कल की कोई सीकेंट है जिसमें ए और बी सर्कल के लिए कॉर्ड है। कॉर्ड के रेस्पेक्ट में हमेशा सर्कल के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा जो कि कम है और दूसरा हिस्सा जो कि ज्यादा है। जैसे कम वाले हिस्से के आर्क पर मैंने किसी एक पॉइंट का नाम सी डाल दिया, तब ऐसी स्थिति में ये जो एसीबी यानी ये पूरा हिस्सा, यहां एसीबी की बात मैं फिर से बता दूं, ये जो पूरा हिस्सा है यहां से यहां तक, इसे हम माइनर सेक्टर कहते हैं। यानी ये माइनर सेक्टर हो गया। और इसी तरह से अगर मैं यहां पर कोई एक नाम डी डाल दूं, तब इस कॉर्ड के रेस्पेक्ट में ये जो पूरा हिस्सा होता है इसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं, बड़ा हिस्सा। बहुत कोई बहुत टफ नहीं है। कॉर्ड यानी एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को डिवाइड कर रही हो दो हिस्सों में। अगर ये ठीक बीच से जाती है तो डायमीटर हो जाती है, तब सर्कल के दोनों हिस्से बराबर होते हैं। लेकिन अगर ये बीच से नहीं जा रही है तब हम इसे कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड हमेशा जब भी कॉर्ड होगा तो इसका मतलब एक हिस्सा उसमें सर्कल का वो कवर होगा, वो आर्क है उसका। ये आर्क छोटा, यानी मुझसे क्वेश्चन अगर ये कहता माइनर आर्क बताओ तो मैं इसके लेंथ कैलकुलेट करता, और अगर मेजर आर्क कहता तो मैं ये लेंथ कैलकुलेट करता। दो रास्ते हैं, पूरा निकालने के बाद सर्कमफेरेंस से इसको घटा देते तो भी आंसर आ जाता, या इधर के एंगल से सॉल्व कर देते। लेकिन अगर वो माइनर सेक्टर कह रहा है तो एक डिफरेंस है। माइनर सेक्टर का मतलब केवल आर्क नहीं है, माइनर सेक्टर का मतलब ये पूरा हिस्सा। और इसी तरह से अगर वो मेजर सेक्टर कह रहा है तो इसका मतलब ये पूरा हिस्सा। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी होंगी पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे। दूसरी चीज क्वेश्चन में मुझसे वो कह रहा है कि पेरीमीटर, किसी भी सर्कल के एक छोटा हिस्सा जो कि किसी आर्क से कवर किया जाए उसके पेरीमीटर से क्या मतलब है। इसका माने अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, जहां ओ उसका सेंटर है और ए बी उस पर आर्क है, तो उसके पेरीमीटर का मतलब यह हुआ कि टोटल कैलकुलेशन यानी ओ से बी तक की दूरी, फिर बी से ए तक की दूरी, और इसी तरह ए से ओ तक की दूरी। अब यार इसमें ओ से बी और ओ से ए ये दोनों तो रेडियस है। इसका माने अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो रेडियस 2r हो गया। जबकि ये ए से बी तक की दूरी उतने हिस्से का आर्क है। अब अगर आर्क है और मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि उस आर्क का बनने वाला एंगल थीटा, तो यहां से हम इस फार्मूले को स्टार्ट ले लेते हैं। हम जानते हैं एंगल इज इक्वल
आर्क अपॉन रेडियस। अब एंगल थीटा था तो इसका माने ये हो गया आर्क अपॉन, जहां रेडियस हम लोगों ने आर ले रखा था तो आर इंटू थीटा आ जाता है। इसका मतलब 2r प्लस आर इंटू थीटा। अब दोबारा इसी बात को बात करें। क्वेश्चन ने मेरे से कहा था कि मुझे माइनर सेक्टर बताइए, तो क्या यार यही हिस्सा माइनर सेक्टर नहीं हुआ? इसका माने अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछता था कि लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर चाहिए, लेंथ लंबाई, एरिया नहीं पूछ रहा हूं केवल, तब पूरी लंबाई जो माइनर सेक्टर की बनती है वो उसके पेरीमीटर के इक्वल हो जाती है, यानी 2r प्लस आर इंटू थीटा। एक और बात जो आपको हमेशा याद रखनी होगी, यहां हमसे गलतियां हो जाती हैं। वो गलती है कि हम थीटा की जगह डिग्री भी डाल देते हैं, ग्रेड भी डाल देते हैं। नहीं, हमें इस स्पेशल बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारा ये जो थीटा होगा ये ऑलवेज हमें रेडियन में डालना होगा। यानी अगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रेड डिग्री में भी दिया हो और मुझे कैलकुलेट करना हो तो हमें सबसे पहले इस फॉर्मूले को यूज करते समय ये ध्यान रखना होगा, कंपलसरी शर्त है कि उसको मुझे रेडियन में चेंज करना होगा। अब हम अपने दिए हुए क्वेश्चन पर काम करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ध्यान दें तो क्वेश्चन फिर से दोबारा पढ़ते हैं। एक सर्कल है जिसका डायामीटर 40 सेंटीमीटर है और एक लेंथ है, उसमें एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। चलिए इसको ड्रा करते हैं। इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जाए। क्वेश्चन में कह रहा था कि जो डायामीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। चलिए एक 40 सेंटीमीटर के डाया से एक सर्कल ड्रॉ किया। सपोज करते हैं कि सर्कल का सेंटर O है। अब अगर डाया 40 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब उसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर हो जाती है। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि एक कॉर्ड है उस पर, जहां कॉर्ड की लंबाई 20 सेंटीमीटर। अब अगर कॉर्ड कह रहा है तो इसका मतलब ये कॉर्ड हो गया। हमें ये बात अच्छे से पता है कि अगर ये कॉर्ड है और कॉर्ड की भी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ये भी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स के नाम A और B डाल दें तो यहां पर एक ट्रायंगल बनता है OAB। और आप ये ध्यान दीजिए, जो ट्रायंगल OAB है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो जो चीज हमें सबसे पहले क्लियर हो जाती है वो ये हो जाती है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। इसका माने ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है। पर क्वेश्चन ने मुझसे माइनर सेक्टर पूछा था और माइनर सेक्टर के अकॉर्डिंगली मुझे ये लेना होगा। इसका माने अगर मैं इस बात को फिर से एक बार पढ़ूं तो जब मुझे माइनर सेक्टर कंप्लीट करना था तो इसका आंसर होना चाहिए 2r प्लस आर थीटा। आर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आर तो ऑलरेडी उसने उसको दे रखा है, तो 20 प्लस 20 इंटू थीटा। दैट मीन्स जो सारा कैलकुलेशन है वो किस पर डिपेंड है? थीटा पर है। अब हम जानते हैं कि फॉर थीटा हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होना चाहिए। एक फिर यहाँ एक और प्रॉब्लम, हम कैसे इसको कैलकुलेट करें? हमारे पास जो आंसर है वो किसमें है? वो डिग्री में है। अगर वो डिग्री में है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले इसको रेडियन में बदल दें। अगर हम रेडियन में बदल करके यहां पर वैल्यू डाल दें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें फिर से यहां स्टार्ट लेना है। ये किसमें है? डिग्री में। जबकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें थीटा किसमें चाहिए था? रेडियन में। इसका माने हम ये बात जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल 1 पाई डिग्री। चेंज कितना करना है? 60। डिवाइड किया, सॉल्व किया, आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाता है पाई बाई 3 रेडियन। अब अगर ये पाई बाई 3 रेडियन आ जाता है तो यहां हमारा आंसर आ जाता है 40 प्लस 20 इंटू पाई बाई 3। एग्जैक्टली हमें पूरा ये सारी चीजें सेंटीमीटर में बतानी है, इसलिए यहां से हम एक काम अब ये करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब हम पाई की वैल्यू डालते हैं तो
तो पाई की न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं, जहां पाई की न्यूमेरिक वैल्यू आप सब जानते हो कि 22/7 होती है। और जब हम यहाँ पर 22/7 लिख के इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो इसका माइनर सेक्टर हो जाता है। फिर से एक बार इस समरी की बात कर लें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में मेरे से ये कहता है कि एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, एक कॉर्ड है जो कि 20 सेंटीमीटर की है। फिर वो कहता है कि जो इससे जो माइनर सेक्टर कवर होता है, ठीक, उसकी लेंथ कितनी हो। इसका माने माइनर सेक्टर आर्क के द्वारा बनेगा। हम लोगों ने इसके लिए पहले उसका डिजाइन किया, कॉर्ड बनाई, सर्कल बनाया, सारी चीजें की, तो हम लोगों ने देखा कि वहां एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के कारण ये हम जानते हैं 60 डिग्री एंगल होगा। अगर वो माइनर सेक्टर पूछ रहा तो माइनर सेक्टर का एक फार्मूला हम अभी प्रूव कर चुके हैं और वो है 2r + r थीटा। 2r जो कि मैं मालूम था कि ये डायमीटर है, 40 क्वेश्चन से दिया हुआ था, केवल जरूरत किसकी है, थीटा की। फार्मूला ये लगाना है थीटा के लिए और इस फार्मूले का मतलब हो गया कि हमें सारा आंसर रेडियन में चाहिए। दैट्स वाई हमने उस दिए हुए डिग्री को पहले रेडियन में बदला, रेडियन की वो वैल्यू रखी, लेकिन अभी भी आंसर पूरा नहीं हुआ। इसको आपको अगली लाइन आपको खुद कैलकुलेट करनी है और वो क्या कि अभी आंसर नहीं है, हमें इसका पूरा आंसर देना है सेंटीमीटर में। इसलिए अब हम पाई की न्यूमेरिक वैल्यू डाल देते हैं, इट इज 22/7 और ये रख के जब आप पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं तब इसका माइनर सेक्टर आ जाता है।